हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम लोग फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रो में हम कौन सी वेव यूज़ करते हैं? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तब अगर आपको बोला जाए, मुझे ये बताइए कि कौन से सब्सटेंस हमारे रोटेशनल एक्टिव होंगे। सब्सटेंस विच आर रोटेशनल एक्टिव बोल सकते हैं हम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस हमारे माइक्रोवेव एक्टिव होंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी हुआ है। तो आप इसको कैसे बताओगे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। कैसे? हमें क्या देखना है? चेंज इन डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है तो रोटेशनल एक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने CO2 लिखा है, CO2 मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब देखो डाइपोल मूवमेंट हम कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है तो ऐसे जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे जाएगा। तो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो हमारा म्यू कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब ये हमारा नॉट एक्टिव है, मतलब रोटेशनल हमारा इनएक्टिव है। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ C∬O और C∬S, तो ये यहाँ जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जाएगा और यहाँ पे थोड़ा कम जाएगा। देखो, क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है S से, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। तो कुछ वैल्यू तो होगी हमारी, मान चाहे बेशक 1 कुछ हो 1, तो इसलिए ये क्या होगा? मेरा रोटेशनल एक्टिव होगा। सिमिलरली मैं और एग्जांपल्स लिखती हूँ, लाइक N2 लिखा मैंने, N∠N, तो कहाँ जाएगा? ऐसे और ये ऐसे। तो ये तो हमारा डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? 0। तो इसलिए क्या होगा? हमारा रोटेशनल इनएक्टिव हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हमारा रोटेशनल इनएक्टिव। सिमिलरली मैं CH4 का एग्जाम्पल लिखती हूँ, तो CHH ऐसे लिखेंगे। अब मुझे बताओ, देखो H ऐसे जा रहा है, ये इसके ऐसी, इसकी ऐसी, और ऐसे डाइपोल मोमेंट जा रही है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? 0। तो ये भी क्या हो गया? रोटेशनल हमारा इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं इसका एग्जांपल? अगर मैं आप लिखती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कैसे होगा? C∬C H H, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, तो ये कैसे जाएगा? यहाँ ये ऐसे, तो कितना हो गया? म्यू इसका भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये भी क्या हो गया? हमारा रोटेशनल इनएक्टिव। सिमिलरली अगर मैं SO2 का एग्जांपल लेती हूँ, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? हमारा बेंड स्ट्रक्चर होता है SO2 का। ठीक है, तो ये भी इसकी यहाँ जा रही है, इसकी यहाँ जा रही है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? रोटेशनल एक्टिव हो गया। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट 0 हो रही है, नहीं हो रही। अगर डाइपोल मूवमेंट 0 हो रही है तो हमारा इनएक्टिव होगा, और अगर डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं हो रही है तो हमारा कौन सा होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी, हमें ये बताना है कि कौन सा रोटेशन एक्टिव होगा या माइक्रोवेव एक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी एनर्जी के बारे में, कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी होती है वो कितनी आती है। तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आता है हमारा h²/8π² J×J+1, और जो वैल्यू होती है एनर्जी की, किस में आती है? हमारी जूल में। ठीक है, ये बात आपको यूनिट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हमें यूनिट में फंसाया जाता है एग्जाम में। तो जहाँ पे एनर्जी की वैल्यू निकली है, ये किस में आई है? जूल में आई है। ठीक है, एच क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये क्या हो गया? मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, जे क्या हो गया हमारा? ये हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं इसको आप, रोटेशनल क्वांटम नंबर बोल दो, या फिर क्या बोल दो? हमारा एनर्जी लेवल, तो कुछ भी बोल सकते हो। और एच हमारा क्या है? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमारी एनर्जी किस में आई? हमारी जूल में। अगर इसी एनर्जी को मैं आपको बोलूँ कि इसी एनर्जी को मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में बताओ, तो कैसे करेंगे हम? देखो, आप क्या करोगे? HC से डिवाइड कर दोगे 8π²I, और HC से डिवाइड किया हमने J×J+1, तो जो एनर्जी आएगी हमारी किस में आएगी? सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। ठीक है, तो H से H कट जाएगा, तो हमारा एनर्जी क्या बची? H/8π²I C J×J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको जो वैल्यूज याद रखनी है, एक तो ये वाली वैल्यूज रखनी है, या फिर ये रख लो, बस यूनिट में चेंज है। यूनिट आप चेंज कर ही सकते हो। कैसे? हमें क्या करना है? अगर जूल में एनर्जी दी हुई है तो हमें क्या करना है? HC से डिवाइड करना है। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और हमारा क्या है? ये HC है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे वैल्यू क्या थी? जूल थी, तो मैं यहाँ पे लिखती जूल। ठीक है, डिवाइड में मैंने क्या किया? HC किया। अब आपको ये बताना है मैंने क्या किया है? जूल को चेंज करने के लिए सेंटीमीटर इनवर्स में किससे डिवाइड किया है? HC से डिवाइड किया। तो मैंने लिखा जूल को HC से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए? सेंटीमीटर इनवर्स मिलना चाहिए। ठीक है, देखो जूल ऊपर है, हमने लिखा जूल, क्योंकि हमने जूल को कन्वर्ट करना है। H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल सेकंड। ठीक है, और जो C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की जो यूनिट होती है क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है,
तो इस जूल से ये जूल कट गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स कट गया, और ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर ऊपर जाके सेंटीमीटर इनवर्स बन गया। तो इसलिए अगर हमें जूल को कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर इनवर्स में तो हमें HC से डिवाइड करना पड़ता है। ये रीज़न है इसकी कन्वर्जन का, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया होगा। और अगर एग्जाम में सेंटीमीटर इनवर्स से जूल में करवाया जाए तब भी आप कर दोगे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एनर्जी। देखो अब जो ये टर्म आई है इसको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। देखो हमारी क्या आई है, एनर्जी इज इक्वल टू H/8π² IC J/J+1, किसमें आई है, सेंटीमीटर इनवर्स में आई है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में आई है तो जो ये वैल्यू है इसको हम नेम देते हैं B। यहाँ पे B क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं B। इसको भी याद रखना क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में B की वैल्यू निकलवाई जाती है हमसे। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप B की वैल्यू नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पे जो B की वैल्यू निकलेगी इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी, देखो एनर्जी की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है क्योंकि हमने HC से डिवाइड किया हुआ है। अगर वैसे अगर आपको जूल में बतानी हो तो आप क्या बताओगे, H²/8π² I जूल, ठीक है। ये यूनिट होगी B की इसमें जूल में। और अगर यही मैं सेंटीमीटर इनवर्स में बताऊँ तो क्या करोगे, H/8π² IC सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज होगी हमारी किसकी, हमारी B की, जो कि है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ से वो क्या बन जाएगा, इसको मैंने लिखा B से रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया B, ये क्या हो गया J/J+1, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या हो गया, हमारी एनर्जी की वैल्यू आ गई। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि आपको डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, जो हमारा फर्स्ट केस बनता है, फर्स्ट केस के आपको क्या दिया हुआ है, लीनियर मॉलिक्यूल दिया हुआ है विद सेम एंड, उसके जो एंड्स है लीनियर मॉलिक्यूल के वो क्या है, हमारे सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 लिख देती हूँ तो देखो कैसे होगा, सेम एंड्स C+O। ये जो CO2 का स्ट्रक्चर है हमें पता है कैसे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा लीनियर। अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर है और इसके एंड्स भी सेम है क्योंकि दोनों साइड क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा वो कैसे निकालेंगे हम। देखो ऑक्सीजन का मास हम मान लेते हैं M1, इस वाले ऑक्सीजन का मास हम मान लेते हैं M2, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने माना R1 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने माना R2, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमें, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, I=mR², ठीक है, इससे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, I=m1 और ये वाला डिस्टेंस लेंगे R1² क्योंकि मैंने इसका निकाला है, ठीक है। सिमिलरली प्लस में अगर मैं इसका निकालती हूँ तो M2 R2²। ये देखो मैंने प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीशन लगा देते हैं MI/RI, I=1 to n। तो इसलिए जो समीशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, दोनों का प्लस कर दिया। अब हमारे पास कंडीशन आती है कि दोनों ऑक्सीजन है, तो मैंने बोला दोनों का मास इक्वल होगा अगर दोनों ऑक्सीजन है तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो मैंने 16 ऑक्सीजन बोला आइसोटॉपिकली तो मास तो सेम ही होगा इसका, और इसका मास सेम है तो रेडियस भी सेम है। फिर जो हमारी जो I की वैल्यू है चेंज हो जाएगी किससे, अगर हम रिप्लेस कर देते हैं M1 R1², M2 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं M1², M1 लिख सकते हैं मतलब, और R2 के प्लेस में हमने क्या लिखा R1, तो R1²। अब करो 2M1 R1², तो I का जो हमारा फॉर्मूला बनता है किसके केस में, लीनियर मॉलिक्यूल के केस में विद सेम एंड्स के केस में, जो हमारा इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला बना है वो हमारा क्या बना है, ये बना है, ठीक है। सेकंड केस बोलते हैं, सेकंड केस मैंने ये बोला अगर आपको दिया हुआ है डिफरेंट एंड्स हैं, मतलब लीनियर मॉलिक्यूल बट डिफरेंट एंड्स, फॉर एग्जांपल HCl, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको, तो देखो H का साइज छोटा है मैंने छोटा ड्रॉ किया, Cl का साइज बड़ा है तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लिया मैंने। देखो अब मेरे को एक बात बताओ, एक यहाँ पे हैवी सा पेन रखा है और एक यहाँ पे लाइट सा पेन रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ लाई करेगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों बैलेंस हो सके, ठीक है। तो अगर ये हैवी है तो इसी की साइड लाई करेगा, तो वही बात है Cl हैवी है तो Cl की साइड ही लाई करेगा हमारा क्या, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हमारे Cl की साइड हमारा सेंटर ऑफ मास लाई कर गया है, तो इसका मास मैंने माना M1, इसका मास मैंने माना M2, तो यहाँ पे जो I का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, μR0², ठीक है। μR0², जो ये पूरा डिस्टेंस है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको मैंने बोला R0, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला है μR0²। अब नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे म्यू क्या होता है हमारा, म्यू होता है हमारा रिड्यूस मास, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो म्यू का फॉर्मूला निकालना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1/μ लिखा मैंने = 1/r²,
m1 प्लस 1/m2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, 1/μ इज इक्वल टू m2 प्लस m1 डिवाइड बाई m1 m2। तो यहाँ से अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ तो जो हमारी म्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m1 m2 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, m2/m1 m2 प्लस m1। तो जो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये किसका आ गया, हमारा रिड्यूस मास का फॉर्मूला आ गया, जो कि आपको किसमें रखना है, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो जब हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके केस में, एक्सियल टाइप मॉलिक्यूल्स के केस में, वो क्या आएगा, ये आएगा। देखो जो ये वाला था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ये हमें लगाना है उस मॉलिक्यूल में जिसमें सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है, साथ में वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए और सेम एनर्जी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि C++O और ये S है, ठीक है, इसमें देखो सेंटर ऑफ मास है नहीं है, ठीक है, तो अप्लाई मत करना इस पर। अगर सेंटर ऑफ मास नहीं है तो हमें अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ उस पर अप्लाई करना है जिसमें हमारा सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला आता है वो किसका आता है, टेट्राहेड्रल टाइप मॉलिक्यूल्स का। अगर टेट्राहेड्रल टाइप मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास तो आप उसका कैसे निकालोगे, देखो टेट्राहेड्रल इन द सेंस बीच का मेटल हमारा सेम है, एटम है जो, और बाकी सारे B हैं, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो उस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 8/3m, जो m मास है ये किसका आएगा, B एटम का। तो मैं यहाँ पे इसलिए B लिख रही हूँ और R का स्क्वायर, जो ये वाला R डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेट्राहेड्रल के केस में क्या आएगा, 8/3mb, जो मास B एटम का है, इंटू R स्क्वायर, ठीक है। जो फिफ्थ आता है हमारा वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल इन द सेंस अगर मैंने यहाँ पे लिखा A और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, B, तो इस केस में जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 4, यहाँ पे मास है, ये भी मास किसका है, B एटम का, इंटू R स्क्वायर, ठीक है। तो ये बस इतने से फॉर्मूले थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, जिससे क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में और आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब हम जंप कर रहे हैं किसके ऊपर, हमारा न्यू टॉपिक है जो वो है हमारा रिजिड रोटर। तो देखो रिजिड रोटर बहुत ही सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखते हैं क्या से होता है। देखो अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, B इंटू J प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला बताया था पीछे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो यहाँ पे जो मैंने J बोला है, J क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। J क्या हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं J की वैल्यू 0 कर दूँ, या फिर हमने बोला था कि J हमारा क्या है, हमारा एनर्जी लेवल भी है, ठीक है, एनर्जी लेवल है। अगर मैंने बोला कि इफ़ J की वैल्यू मैंने 0 कर दी, जहाँ से एनर्जी निकालना आप कितनी आएगी, तो 0 रख दो J के प्लेस पे, कितनी आएगी, 0 इंटू 0, तो 0 आ गई, 0 सेंटीमीटर इनवर्स आ गई, ठीक है। अगर मैं J को J इज इक्वल टू 1 रख देती हूँ तो हम जो हमारी एनर्जी आएगी कितनी आएगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी आ गई, 1 प्लस 1 2 एंड 2B इज इक्वल टू 2B, तो 2B सेंटीमीटर इनवर्स आ गई हमारी E की वैल्यू, मतलब एनर्जी की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं J 3 रखती हूँ तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रखा पहले, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितनी होगी, 3 इंटू 2 6, तो 6 भी आ गई, ठीक है। सिमिलरली 3 और 4 भी रख के देख लेते क्या आएगी हमारी वैल्यू। ये तो सिंपल सा आप खुद भी रख के कर सकते हो, 3 प्लस 1 4 और 4 इंटू 3 12, ये आएगी 12B सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली 4 रख देते हैं, 5 4 20, तो ये आ गई 20B सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी J की वैल्यूज आ गई, और J हमारी क्या एनर्जी लेवल्स है। देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, J इज इक्वल टू 0, देन J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसकी वैल्यूज रखते हैं, एनर्जी कितनी आई है, 0, ये कितनी है 2B, देन 6B, देन कितनी 12B, देन हमारी है 20B, और J इज इक्वल टू 5 भी लिखते तो 5 को लिख लेते हैं, 5 प्लस 1 6, 6 5 30, कितनी आ गई हमारी 30B एनर्जी आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको बोला मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे, ठीक है, J इज इक्वल टू 0 एनर्जी लेवल पे है। अब उस मॉलिक्यूल ने क्या किया, वो एक्साइट हो गया, और एक्साइट होकर वो कहाँ पहुँच गया, J इज इक्वल टू 1 पे पहुँच गया। देखो ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि इससे इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूल J इज इक्वल टू 0 पे है और वो एक्साइट होकर J इज इक्वल टू 1 पे पहुँच गया, तो हमें बताना है कि एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग तो आपने क्या बोला कि मॉलिक्यूल हमारा उठ के यहाँ पे पहुँच गया J इज इक्वल टू 1 में, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि मॉलिक्यूल उठ के यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, मतलब मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं कर रहा। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अपनी जो रोटेशन की स्पीड है, देखो ये मॉलिक्यूल हमारा, ये J इज इक्वल टू 0 में पड़ा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है इतनी स्पीड से, ठीक है,
ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं इतनी इतनी स्पीड से। अब ये उठ के जे इक्वल टू 1 में चला गया, मतलब एक्साइट हो गया। अगर ये एक्साइट हो गया तब ये ना बोलोगे कि उठ के यहाँ से यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या है जे इक्वल टू 1 में जाने का, कि इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो इंक्रीज होगी, मतलब जो 0 पे थी इसकी स्पीड वो उससे इंक्रीज होगी। मतलब मान लो ये स्पीड से घूमने लग गया, ठीक है। सिमिलरली ये ऊपर जाएगा तो इससे तेज स्पीड से घूमने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम जो ऊपर लेवल्स बना रहे हैं, इसका जो हमारा मोटिव है ये सिर्फ इतना सही है कि इसने यहाँ पे जाके क्या की, ये अपनी रोटेशन की स्पीड इंक्रीज की है, और कुछ मतलब नहीं है इसका। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक्साइट किए। एक्साइट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल था उसने अपनी रोटेशन की स्पीड क्या की है, इंक्रीज की है। और हमने एनएमआर अगर पढ़ी है आपने, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइट करता है यहाँ से यहाँ, तो उसके बाद क्या होता है, हमें एक सिग्नल शो होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा, अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गया तो हमें क्या दिखेगा, एक सिग्नल दिखेगा, जिसको हम बनाते हैं और फिर हम देखते क्या होता है। देखो अगर मैंने बोला कि ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे बनाते हैं हम अपना स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये 0 पे था हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, कितना एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच में, 2b। तो हम क्या बोलेंगे, 2b पे हमें एक लाइन शो होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल उठ के यहाँ पे चला गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ये मॉलिक्यूल जे इज इक्वल टू 1 से उठ के जे इज इक्वल टू 2 पे चला गया, अब इसका एनर्जी डिफरेंस देखो कितना है, 6b माइनस का 2b, कितना हो गया एनर्जी डिफरेंस, 4b। तो मतलब हमें जो लाइन मिल रहेगी वो किस पे मिलेगी, 4b पे मिलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, 4b पे मिलेगी, ठीक है। देन मॉलिक्यूल ने क्या किया, जे इक्वल टू 2 से जे इक्वल टू 3 पे चला गया। अगर जे इक्वल टू 3 पे चला गया तो देखो कितना है, 12b माइनस का 6b, कितनी आ गई हमारी, 6b आ गई। मतलब 6b पे अब हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो मैंने लिखा 6b, ठीक है। सिमिलरली जे इक्वल टू 3 से जे इक्वल टू 4 पे गया तो कितना है, 20b माइनस का 12b, कितना है यहाँ से हमारा जो डिफरेंस है वो 8b आ गया। मतलब अब हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगी, स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगी, वो किस पे मिलेगी, हमें 8b पे मिलेगी। सिमिलरली फर्दर आप चलाते जाओ, ऐसे आपको लाइन्स मिलती चली जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी भी स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व हुआ है या जितनी भी लाइंस हमें शो हो रही हैं, उन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 2b है। जो स्पेसिंग है सभी लाइंस के बीच में वो क्या है, 2b है। देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो स्पेसिंग है ऑल लाइंस के बीच में वो कितनी है, 2b है। और वो 2b है मतलब कांस्टेंट है, ये नहीं है कि आगे जाके वो स्पेसिंग कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। यही इस रिजिड रोटर की क्या है, स्पेशलिटी है कि वो स्पेसिंग कम नहीं होगी। नॉन रिजिड पे हम देखेंगे स्पेसिंग कम क्यों होती है, तो इसमें क्या रहेगी, स्पेसिंग है जो कांस्टेंट रहेगी। अब देखो आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 8b पे हमारी एक लाइन आ रही है, तो नेक्स्ट लाइन कितने पे आएगी, हमें पता है स्पेसिंग कांस्टेंट है, तो 2b पे नेक्स्ट लाइन आएगी, मतलब कितने पे आएगी हमारी, 10b पे आएगी। देन कितने पे आएगी हमारी, 12b पे आएगी। कितने कितने डिफरेंस है, 2b का डिफरेंस है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनती है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बोला कि ये हमारा जे लेवल है, ठीक है, ये हमारा J+1 लेवल है। अगर मॉलिक्यूल जे लेवल से उठ के J+1 लेवल में चल जाता है, मतलब उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं, अगर ये उठ के यहाँ से इस लेवल में चल जाता है, तो आपको बताना है कि जो हमारा एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो आप इस एनर्जी डिफरेंस को कैसे बताओगे, देखो कैसे करेंगे हम। अगर हमें डेल्टा ई लिखना होता है हम क्या लिखते हैं, ई जो अपर लेवल होता है माइनस में ई जो हमारा लोअर लेवल होता है, ठीक है। अब जो एनर्जी है हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला, तो लिखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा BJ इंटू J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग बनाना है हमें। तो देखो E इज इक्वल टू B, अपर लेवल की लिखना है, अपर लेवल कौन सा है, J+1 है अपर लेवल, तो यहाँ पे मैं J+1 लिखूंगी J के प्लेस पे। देन यहाँ पे भी J के प्लेस पे क्या रखना है, मैंने J+1 रखना है, और ये 1 का 1 ऐसे ही, ठीक है। मैंने क्या किया, अपर लेवल वाली J की वैल्यू को किया, और अपर लेवल में J की वैल्यू कितनी है, J+1 है, ठीक है। देन माइनस में ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ अपर लेवल। देन माइनस में क्या करना है, एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। कैसे करेंगे, E लोअर लेवल में कितनी है J की वैल्यू, J इंटू J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको खोलो, कैसे खोलेंगे, B ये J+1 ऐसे कैसे रहेगा, और ये कितना हो गया J+2 माइनस का E J इंटू J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, B और J+1 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा J+2, ठीक है। माइनस में क्या बच गया हमारा J, ये B था मैंने E लिख दिया गलती से, ठीक है। तो माइनस का J सेंटीमीटर इनवर्स, तो क्या बना B J+1, और ये क्या हो गया J+2 माइनस का J सेंटीमीटर इनवर्स, तो क्या हो गया B
J+1 और ये J से J कट गया, हमारा 2 बचा। तो मैं इस 2 को अगर आगे ले आती हूँ तो क्या बचेगा हमारा 2B J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। डेल ई की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे डेल ई निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हम डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डेल ई की। मतलब जो हमारे बीच में एनर्जी स्पेसिंग है, डिफरेंस एनर्जी का 2 लेवल्स के बीच में, वो कितना आएगा 2B J+1। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, अगर मैंने आपको बोल दिया J=1 लेवल से मॉलिक्यूल उठ के J=2 लेवल पे जा रहा है, मुझे इसमें एनर्जी डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो आप कैसे बताएंगे, देखो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, B J × J+1, मतलब अपर लेवल कौन सा 2 रखते हैं, तो पहले 2 × 2+1 रखते, ठीक है, माइनस में B, फिर 1 रखते, इंटू 1+1 रखते, फिर इसको फर्दर सोल्व करते, जो वैल्यू आती फिर लिखते, ठीक है। इसको करने से बेटर है, अभी तो ये छोटे नंबर आप बहुत इजीली कर लोगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 125 से 126 में गया, तो अब यहाँ पे 125 लिख के, देन यहाँ पे 126 लिख के, देन यहाँ पे 125 लिख के कैलकुलेशन कर सकते हो आप। कितनी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला है। तो जो कि क्या हो गया 2B × J+1, और जो J वैल्यू है ये कौन सा हमारा लेवल है, ये हमारा है लोअर लेवल, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने आपको बोला J=0 से J=1 में ट्रांजिशन हो रही है, तो मुझे डेल्टा ई बताइए कितना होगा। तो आपको पता है जो हमारा डेल्टा ई का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया 2B J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, यही होगा। और ये हमारी क्या है लोअर लेवल की जो वैल्यू है। अब लोअर लेवल कौन सा है हमारा J=0 वाला। तो आप क्या करोगे 2B, ये कितना हो गया 0 + 1 = 2B सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल जा रहा है, जो डेल ई डिफरेंस होगा कितना होगा हमारा 2B होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, J=120 से J=121 पे जा रहा है, मुझे इसमें डेल्टा ई बताओ। तो आप कैसे बताओगे 2B J+1, ठीक है। 2B कैसे लिखा, J की वैल्यू रखनी है, कौन सी है लोअर वैल्यू कौन सी है 120, लिखा 120 + 1 कितना हो गया 2B 121, और 121 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 242, तो 242 सेंटीमीटर इनवर्स हमारी किसी आ गई डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, जो कि है हमारी एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो यही था हमारा किसके बारे में, रिजिड रोटर के बारे में। बाकी जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देखनी है या पॉपुलेशन डिफरेंस देखना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।